हे गाइस, सो वेलकम अगेन। अगर आपने पहले वाली सुप्रीम कोर्ट की वीडियो नहीं देखी है, सो प्लीज वॉच इट बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो। सो राइट नाउ वी आर गोइंग टू डू द क्वालिफिकेशन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट जज। जो फर्स्ट और फोरमोस्ट रिक्वायरमेंट है सुप्रीम कोर्ट जज बनने की, इज दैट ही और शी मस्ट बी अ सिटीजन ऑफ द इंडिया, राइट। वो सिटीजन ऑफ इंडिया होने चाहिए, राइट। दिस इज द important requirement, right? So I can say 1A. Then he should have a judicial experience. That is, he should have been a judge of the High Court for 5 years. Or, so ये 2A requirement. Or he should have been an advocate of the High Court for 10 years. That is 2B requirement. Or he should be a distinguished jurist in the opinion of the president. ये important है, right? So president के opinion में he should be a distinguished jurist. So इसमें से क्या है, 1A is the compulsory. So 2A 2B और 2C में से कोई भी एक रिक्वायरमेंट होनी चाहिए। यहाँ तो 5 साल के लिए हाई कोर्ट के जज, यहाँ तो एडवोकेट हाई कोर्ट के 10 साल के लिए, यहाँ तो फिर डिस्टिंग्विश जूरिस्ट होनी चाहिए इन इन द ओपिनियन ऑफ द प्रेसिडेंट। सो दिस इज इंपॉर्टेंट, राइट। सो 1A इज कंपल्सरी एंड 2A 2B 2C में से कोई भी एक। The most important thing is that the constitution does not prescribe the minimum age of the appointment for the Supreme Court judge. So ये एक important है। तो minimum एज जैसे प्रेसिडेंट और गवर्नर की है, वैसे सुप्रीम कोर्ट के जज की नहीं है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और इनकी ओथ, सुप्रीम कोर्ट के जज की ओथ कौन एडमिनिस्टर करता है? तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज एडमिनिस्टर द ओथ ऑफ द सुप्रीम कोर्ट जज। Now we'll see the tenure and removal of the judges. So tenure obviously maximum age है कि 65 साल तक सुप्रीम कोर्ट के जज ऑफिस में रह सकते हैं। सो जज होल्ड द ऑफिस अंटिल दे अटेन द एज ऑफ 25 years। अगर इससे पहले उनको रेजिग्नेशन देना है तो किसको देंगे? सो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को वो रेजिग्नेशन सबमिट कर सकते हैं, राइट। तो इनको रिमूव कौन से ग्राउंड पे किया जा सकता है? तो कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है कि मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी के ग्राउंड पे इनको रिमूव किया जा सकता है। अभी इनका डेफिनेशन ऑब्वियसली किसी भी चीज का डेफिनेशन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में नहीं है। सो क्वेश्चन कैन कम फ्रॉम दिस, राइट। सो कौन करेगा रिमूव? तो रिमूव पार्लियामेंट मोशन पास करेगी और फिर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करेंगे रिमूव, राइट। सो प्रेसिडेंट ऐसे ही नहीं कर सकते हैं विदाउट द रिकमेंडेशन ऑफ द पार्लियामेंट। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आज तक कोई भी जज इम्पीच नहीं हुआ है। सुप्रीम कोर्ट का जज आज तक कोई भी इम्पीच नहीं हुआ है, राइट। सो एक मोशन पास किया गया था वी रामास्वामी के अगेंस्ट में, बट इम्पीचमेंट प्रोसीडिंग्स लाइक मोशन पास ही नहीं हुआ था क्योंकि कांग्रेस वोटिंग से एब्सटेंड रही थी, इसलिए। सो अभी तक ऐसा कोई इंस्टांस नहीं बना है कि सुप्रीम कोर्ट का जज इम्पीच हुआ हो। नाउ व्हाट इज द इम्पीचमेंट प्रोसीजर? कैसे इम्पीच किया जाता है? तो अगेन दिस प्रोसीजर इज नॉट गिवन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। सो कहाँ से डील होती है? तो एक जजिस इंक्वायरी एक्ट 1968 है, इसमें पूरी प्रोसीजर दी गई हुई है कि कैसे जजिस इम्पीच हो सकते हैं। ये क्वेश्चन जीपीएससी मेंस में 10 मार्क के लिए आया था। सी ये मोशंस कैसे इनिशिएट होता है? तो 100 लोकसभा मेंबर और 50 राज्यसभा मेंबर। सो 100 लोकसभा और 50 राज्यसभा मेंबर्स कोई भी पर्टिकुलर हाउस के मोशन को इनिशिएट कर सकते हैं। और ये मोशन को कहाँ सबमिट करवाना होता है? तो प्रिसाइडिंग ऑफिसर में। जैसे अगर लोकसभा हो तो स्पीकर, राज्यसभा हो तो चेयरमैन। बट यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि प्रिसाइडिंग ऑफिसर मे एडमिट और मे रिफ्यूज टू एडमिट द मोशन, राइट। रिफ्यूज कर देगी तो मोशन लैप्स हो जाएगा, बट अगर वो मोशन को एडमिट कर रहे हैं तो फिर इन्वेस्टिगेशन कमिटी का गठन किया जाता है, राइट। इन्वेस्टिगेशन कमिटी में 3 मेंबर्स होते हैं और ये 3 मेंबर्स कौन होंगे? तो उसमें से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, या तो फिर उनके अपॉइंट किए हुए सुप्रीम कोर्ट जज। सेकंड मेंबर होंगे कोई भी हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस। और थर्ड मेंबर होंगे एक डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट इन द ओपिनियन ऑफ द स्पीकर। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इन द ओपिनियन ऑफ स्पीकर या तो फिर चेयरमैन, जो भी ये इन्वेस्टिगेशन कमेटी का गठन करेगा, राइट। फिर वो इन्वेस्टिगेशन कमेटी क्या करेगी? चार्जेस को इन्वेस्टिगेट करेगी और फिर वो खुद रिपोर्ट बना के पार्लियामेंट में देगी। तो जिस पर्टिकुलर हाउस में वो मोशन फर्स्ट मोशन पास हुआ है, वहां पे ये पर्टिकुलर रिपोर्ट रखी जाएगी और वहां से स्पेशल मेजोरिटी से पास होना चाहिए वो पर्टिकुलर मोशन। और फिर सेकंड हाउस में जाएगा, वहां भी स्पेशल मेजोरिटी से पास होना चाहिए। और फिर प्रेसिडेंट के पास जाएगा और प्रेसिडेंशियल ऑर्डर विल देन इम्पीच द
पर्टिकुलर सुप्रीम कोर्ट जज। तो जब भी प्रेसिडेंशियल ऑर्डर निकलेगा उस दिन से वो पर्टिकुलर जज इम्पीच हो गया होगा। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ दिस आर द सैलरीज एंड अलाउंसेस। Here it's not dollar, it's rupees is there. So, but the thing is that who will determine the salaries and allowances of the Supreme Court judge? So, Parliament has the power. This is very important, okay? And they cannot be varied to their disadvantage after appointment, except during the financial emergencies. ओके, और सुप्रीम कोर्ट के जजेस जो भी होते हैं उनको 50% ऑफ देयर लास्ट ड्रॉन सैलरी के रूप में मंथली पेंशन दी जाती है। नाउ दिस आर सर्टन स्पेशल जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स। तो जैसे एक्टिंग सीजीआई, तो अगर पर्टिकुलर सीजीआई की पोजीशन वैकेंट है, राइट, अगर देयर इज अ वैकेंसी, या तो फिर वो टेम्परली एब्सेंट है, या तो फिर वो खुद की ड्यूटीज परफॉर्म नहीं कर सक रहे हैं, तब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है वो एक्टिंग सीजीआई फॉर अ टेम्पररी पीरियड के लिए अपॉइंट करेंगे। ओके, देन देर इज अ एडॉक जज। तो जब पर्टिकुलर सुप्रीम कोर्ट में देर इज अ लेक ऑफ कोरम ऑफ द परमानेंट जज, तब सीजीआई क्या करेंगे, सीजीआई एक पर्टिकुलर हाई कोर्ट के जज जो ड्यूली क्वालिफाइड है सुप्रीम कोर्ट के जज बनने के लिए, तो तब वो एडॉक जज को अपॉइंटमेंट करेंगे। कोई भी हाई कोर्ट के जज नहीं, जो जज सुप्रीम कोर्ट के जज बनने के लायक है उन्हीं को ही, बट सीजीआई करेंगे। और सीजीआई करने से पहले प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और सीजीएचसी, चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट और पर्टिकुलर कोर्ट के, उनकी परमिशन लेनी पड़ेगी। एंड थर्ड इज रिटायर्ड जज। तो रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज या तो फिर क्वालिफाइड रिटायर्ड हाई कोर्ट जज, ओके, सो उनकी अपॉइंटमेंट फॉर टेम्पररी पीरियड के लिए कर सकते हैं कौन, सीजीआई। बट ये करने से पहले उनको प्रेसिडेंट की साइन लेनी पड़ेगी, राइट। ही शुड कंसल्ट प्रेसिडेंट एज वेल एज द रिटायर्ड जज ऑल्सो। ओके, और जब ये रिटायर्ड जज बुलाए जाते हैं फॉर टेम्पररी सर्विस के लिए, तब ही विल एंजॉय ऑल द पावर्स एंड प्रिविलेजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट जज ड्यूरिंग देयर टेन्योर। सो दिस इज इंपॉर्टेंट। नाउ विल सी द सीट एंड प्रोसीजर ऑफ द कोर्ट। सो ये एक इंपॉर्टेंट है। जैसे दिल्ली, ऑब्वियसली आज की तारीख में सुप्रीम कोर्ट दिल्ली में है, तो कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर्स द दिल्ली एज द सीट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। बट अगर कोई और जगह बनानी है जैसे कलकत्ता या चेन्नई, देन सीजीआई कैन अपॉइंट अदर प्लेसेस, बट यस, प्रेसिडेंशियल अप्रूवल इज नेसेसरी। और प्रोसीजर देखें तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को पावर दिया गया है कि खुद की प्रोसीजर वो रेगुलेट कर सकते हैं, राइट, विद द प्रेसिडेंशियल अप्रूवल। सो यहाँ पे प्रेसिडेंट का अप्रूवल हर चीज में चाहिए होता है। सो आज की तारीख में क्या होता है कि कोई भी नॉर्मल जजेस, नॉर्मल जजमेंट्स होती हैं तो वहां पे 3 जज होते हैं। बट जहां पे कॉन्स्टिट्यूशनल चीजें इन्वॉल्व हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल का इंटरप्रिटेशन इन्वॉल्व है, तो वहां पे 5 जज की बेंच बैठती है। सो ये ऑड नंबर में होती है क्योंकि मेजोरिटी से डिसीजंस दिए जाते हैं, राइट। सो जजमेंट्स आर डिलीवर बाय द ओपन कोर्ट, डिसाइडेड बाय द मेजोरिटी वोट विद द प्रोविजंस फॉर डिसेंटिंग ओपिनियंस। डिसेंटिंग यानी किसी जज को अगर ना बोलना है तो उसके पास पावर है कि वो डिसेंटिंग ओपिनियंस दे सकता है, राइट। The Supreme Court's procedural rules ensures transparency through open court proceedings and majority-based decision making. नाउ इंडिपेंडेंस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। तो इंडिपेंडेंस क्यों जरूरी है सुप्रीम कोर्ट की? नाउ वी नो दैट कि ये वर्ड्स जो है ना ये मेंस में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। नाउ वी नो दैट कि सुप्रीम कोर्ट प्लेज अ क्रुशियल रोल एज अ फेडरल कोर्ट। It is the highest court of appeal. It is the guarantor of the fundamental rights and it is the guardian of the constitution, right? तो supremacy of constitution को अगर रखना है तो independence of supreme court is a must, right? So it's a constitutional guardian that is protector of the fundamental rights and supremacy of the constitution through the power of the judicial review. तो judicial review के इसके पास power है and he needs a structural safeguards against the political interference, ताकि कोई भी जजमेंट पॉलिटिकली मोटिवेटेड नहीं हो, इट शुड बी बेस्ड ऑन द कॉन्स्टिट्यूशनल रूल्स। तो इसके कारण इंडिपेंडेंस ऑफ सुप्रीम कोर्ट इज अ मस्ट, दैट इज इट कैन डिलीवर द जस्टिस विदाउट फियर और फेवर। तो कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड, इट मींस दैट कौन से सेफगार्ड्स जो कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए हैं जो इंश्योर करता है कि जुडिशियल इंडिपेंडेंस है। तो पहले तो अपॉइंटमेंट प्रोसेस, राइट। सो अपॉइंटमेंट प्रोसेस इज थ्रू द कॉलेजियम सिस्टम्स, राइट, विदाउट इंटरफेरेंस ऑफ द एग्जीक्यूटिव और पॉलिटिकली मोटिवेटेड। तो जजेस ही रिकमेंड करते हैं प्रेसिडेंट को और उनसे उनके द्वारा ही अपॉइंटमेंट की जाती है। तो ये आर्बिटरी अपॉइंटमेंट्स के अगेंस्ट में है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। फिर प्रोटेक्टेड टेन्योर, राइट। तो जजेस को सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर दिया गया है कि ऐसे ही रिमूव नहीं हो सकते हैं विदाउट एनी प्रोसीजर।
तो जो established प्रोसीजर है उससे ही वो इम्पीच होंगे, तो देर इज अ सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर। और सर्विस कंडीशंस उनके अगेंस्ट में नहीं जा सकते। ओके, वी हैव सीन दैट यस, एक्सेप्ट फाइनेंशियल इमरजेंसी इट कैन नॉट गो अगेंस्ट देम। थर्ड इज इंस्टीट्यूशनल ऑटोनॉमी, कि कोर्ट को कंटेम्प्ट पावर्स दिए गए हैं कि कोर्ट की अगर जजमेंट या कोर्ट की एडवाइस कोई नहीं मान रहा है तो कोर्ट के पास पावर है कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के नाम पे वो पनिश कर सकते हैं, राइट। सुप्रीम कोर्ट के जजेस के यानी सीजीआई के पास पावर है कि ही कैन अपॉइंट द स्टाफ ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। और थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट, कि पार्लियामेंट जो है वो सुप्रीम कोर्ट की जुरिडिक्शन को कर्टेल नहीं कर सकती, यानी कम नहीं कर सकती है, बट यस बढ़ा सकती है। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो पार्लियामेंट हैज द पावर टू increase the jurisdiction of the supreme court but cannot curtail it। ओके, एंड फोर्थ इज कि उनके जो भी एक्सपेंसेस हैं वो कंसोलिडेटेड फंडेड फंड ऑफ इंडिया पे चार्ज किए जाते हैं, तो ये नॉट वोटेबल होते हैं, राइट। सो दे आर नॉन वोटेबल, बट यस पार्लियामेंट कैन डिस्कस, बट उन पे वोट नहीं करती। अगर वोट नहीं करते इसका मतलब कि वो फिक्स्ड है, वहां से पैसे सैलरीज जाएंगे ही, राइट। देन फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, ऑब्वियसली वी हैव सीन, जो हमने अभी देखा। देन देर इज अ सेपरेशन ऑफ पावर, ओके, सो इट प्रिवेंट्स लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव एंक्रोचमेंट। देन इम्यूनिटी इन द जुडिशियल फंक्शंस, दैट इज जजेस को लीगल प्रोसीडिंग से इम्यूनिटी है, राइट। सो वो जो भी एक्ट परफॉर्म करते हैं, जजमेंट परफॉर्म करते हैं, तो उस पर्टिकुलर चीज से वो लीगली इम्यून होते हैं। सो दिस कैन एंश्योर फियरलेस एजुडिकेशन विदाउट थ्रेट ऑफ पर्सनल लायबिलिटी। फिर पोस्ट रिटायरमेंट रेस्ट्रिक्शंस हैं कि सुप्रीम कोर्ट जजेस जो हैं वो किसी कोर्ट में केस नहीं लड़ सकते, राइट। सो पोस्ट रिटायरमेंट restrictions। Then constitutional interpretation authority. So we have seen that they are the final interpreter of the constitution। तो सुप्रीम कोर्ट जो है वो फाइनल इंटरप्रेटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। फिर रिट जुरिडिक्शन है, ओके, टू एनफोर्स द फंडामेंटल राइट्स। सो इट विल चेक द एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव ओवर रिच। सो ये सेपरेशन ऑफ पावर भी इंश्योर करती है। इट रेनफोर्स द जुडिशियल इंडिपेंडेंस। And last is administrative independence, right? So control over the administrative affairs, including the appointment of the staff and operational procedures. That it ensure freedom from the interference by the other government branches. So if you like the video, please subscribe the channel, okay, and press the bell icon button. We'll meet in the next video. So thank you.